मुशर्रफ बंद गली में, दर्द दिल भी काम ना आया। अदालत ने साबिक सदर की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 7 फरवरी को अदालत तलब, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आज इस्लामाबाद को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी की तनकीद, कहते हैं खुसूसी अदालत के सरबरा अदलिया तहरीक के रहनुमा थे, जल्द हिकमत अमली मंजर आम पर लाएंगे। अभी हमारे पास कई रास्ते मौजूद है, बैरिस्टर सैफ अब भी पुरुंबी। मुशर्रफ ने जो किया इससे भाग नहीं सकते, केस आगे चलने के सिवा कोई चारा नहीं, माहिरीन की राय। साद रफीक कहते हैं मुशर्रफ अदालत ना हुकूमत अल्लाह की पकड़ में है। मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी का पहला इजलास, मुकम्मल इख्तियार और मैंडेट मिल गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं तालिबान जहां चाहे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिलकर तारीखी थरकोल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा अंधेरों में घिरे पाकिस्तानी आवाम के लिए रोशनी की किरण लाएगा। MQM का अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए कल होने वाला जलसा मुलतवी, अवामी ताकत का मुजाहिरा अब इतवार को MA जिन्ना रोड पर होगा। फारूक सत्तार मुशावरत के लिए लंदन तलब, आज भी कारकुनों के मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरे। कराची में छाए बदअमनी के साए, फायरिंग से महकमा लैंड का डिप्टी डायरेक्टर जाँ बहक, आज 4 घरों में सफ़े मातम। टारगेट किलिंग के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात का गुरु मंदिर पर धरना। आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से इनकार, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। कराची में कस्टम डिपार्टमेंट के हाथ की सफाई, कोई सुलेमानी टोपी पहनकर आया और 2 करोड़ के मोबाइल ले उड़ा, किसी को कानो कान खबर ना हुई, ड्यूटी देकर भी मालिक खाली हाथ। सिंधी सकाफत की रंग बिखेरने की तैयारियां मुकम्मल, मोइंजेदाड़ो की रौनकें दोबाला, बिलावल भुट्टो कल इफ्तिताह करेंगे, मुत्तहिदा को शिरकत की दावत मिल गई। ज़का अशरफ कहते हैं बिग 3 पर वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। बांग्लादेश बोर्ड ने फायदा देखकर आंखें फेरनी, दे वॉट मोर, अपने वतन रवाना। आतिश पेशा के उगलते लावे ने कैसे शहर निगल लिया, नई हॉलीवुड फिल्म पॉम्पे की एक और झलक जारी। आराम से देख के उठो, पानी दो, ये ले। सर ये ऐसे नहीं उठेगा, झटका दे। ये ले। सर इसे और बड़ी झटके की जरूरत है। सर किसी असली डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं। गुड आइडिया, कॉल मिलाओ। मेरे फोन से कॉल महंगी। मेरे फोन की बैटरी लो और रेट बहुत हाई है। ये ले सर, मेरे यू फोन से कॉल सिर्फ 90 पैसे फी मिनट है। 90 पैसे पूरा मिनट, इतना सस्ता कॉल रेट। लगाना झटका सस्ते रेट का, यानी अब रात 12 से अगली शाम 5 बजे तक यूफोन सुपर सस्ता पैकेज से कॉल सिर्फ 90 पैसे में पूरा मिनट, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर बगैर डेली चार्जेस के। पैकेज के लिए अभी *5678# मिलाएं। यूफोन से बच गए तुम, नहीं मेरे पैसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, चश्मा साफ कर रहा हूँ। आपने जानी, मैं हूं अली हैदर। मैं हूं महरीन सप्तैन। बुलेटिन में हमारे साथ है सलमान हैदर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की, जो कि एक बंद गली में है।
परवेज मुशर्रफ के दर्द दिल की दवा पाकिस्तान में ही होगी। खुसूसी अदालत ने इलाज के लिए साबिक सदर की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 7 फरवरी को अदालत पेशी का हुक्म देते हुए काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकला ने कोशिशें बहुत की कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवा सके, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। खुसूसी अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मुशर्रफ की अदालत से गैर हाजिरी और बैरून मुल्क इलाज के लिए दायर की जाने वाली दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अपना फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर के 25 लाख रुपए के मचलकों के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उन्हें 7 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को भी हुक्म दिया कि वो इस हुक्म की तामील को यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करें। कानूनन बेलेबल वारंट्स के बाद अरेस्ट का खतरा नहीं होता। अदालती फैसला रजिस्ट्रार अब्दुल गनी सोमरू ने पढ़कर सुनाते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ पहले सिक्योरिटी और फिर दिल के आर्जे की वजह से अदालत में अब तक पेश नहीं हुए। AFIC की अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि साबिक सदर अपनी इस बीमारी की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। न ही अस्पताल की जानिब से उनकी नक्लो हरकत पर कोई रोक टोक है। मेडिकल रिपोर्ट में तो सिर्फ मुल्जिम की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि फौजी अस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत तो है, मगर वो ऐसी नहीं जिसकी ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ सकती है। अदालत का कहना है कि परवेज मुशर्रफ 1 माह से AFIC में जेर इलाज है, मगर अब तक उन्होंने एंजियोग्राफी नहीं कराई। AFIC हुक्काम के मुताबिक उनके पास न सिर्फ माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं, बल्कि अस्पताल जदीद आलात से भी लैस है, जहां तकरीबन 1600 सर्जरीज सालाना की जाती हैं। अदालती फैसले पर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे मुकदमात में ऐसे फैसले तो आते रहते हैं। उनकी सेहत अगर इजाजत देगी तो पेश होंगे, अगर नहीं देगी तो सूरत हाल में हम अदालत से मजीद इस्तदा करेंगे और ये भी हम इन वारंट्स को चैलेंज भी किया जा सकता है। खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि उसने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पर प्रोसिक्यूटर अकरम शेख की जानिब से उठाए गए एतराजात को भी मद्देनजर नहीं रखा और सिर्फ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सामने रखते हुए ही फैसला जारी किया गया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के पास अब अदालत में पेश होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर वो आइंदा समाअत पर भी अदालत में पेश ना हुए तो 7 फरवरी को उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो सकते हैं। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ मोहम्मद बिलाल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन उनके वकला कहते हैं अभी भी बहुत से रास्ते और अदालतें बाकी हैं। आखिर वो रास्ते कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। साबिक सदर की दिल की बीमारी ने काम दिखाया, न मेडिकल रिपोर्ट अपना जादू दिखा सकी। खुसूसी अदालत ने इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज मुशर्रफ के मुखालफिन तो अदालती फैसले पर खासे पुरजोश है, लेकिन दूसरी तरफ इनके वकीलों के हौसले भी बुलंद हैं, जिन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। स्ट्रेटजी अभी हम शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है वो मिलिट्री स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और जुडिशियल स्ट्रेटजी में एक बड़ा पावरफुल वेपन होता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अभी भी इनके पास बहुत से ऑप्शन हैं। देखेंगे आगे और भी बड़े रास्ते हैं और भी बड़ी अदालतें हैं, वहाँ जाया जा सकता है और जो भी लाहे अमल फ्यूचर का होगा मुस्तकबिल का, उसको करीब जो है उस पर फैसला करके और सोच विचार करके इंशाल्लाह हम सामने लाएंगे। परवेज मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर साबिक सदर के वकला को सुने बगैर फैसला दिए जाने पर नाखुश नजर आए। कल मैं कोर्ट में मौजूद था और मेरी गैर हाजिरी में अकरम शेख साहब ने कोई आर्गूमेंट की। देखिए, जब आदमी सुनता नहीं है तो फिर ठीक है, और जो तरीके हैं, अपील्स हैं, जो भी हैं तरीके, हम कानून के बाहर नहीं जाएंगे, कानून के दायरे में रहते हुए हम काम करेंगे और उसी तरीके से करेंगे। परवेज मुशर्रफ के वकीलों ने बताया है कि साबिक सदर की सेहत और डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो वो अदालत में पेश हो सकते हैं। और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ हुकूमत या अदालत की गिरफ्त में नहीं, दरअसल वो अल्लाह की गिरफ्त में है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ को अपने दिफा का पूरा मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ किसी हुकूमत या अदालत की गिरफ्त में है, दरअसल वो अल्लाह की गिरफ्त में है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। पाकिस्तान की हुकूमत को, इस पार्लियामेंट को
ये मैंडेट तो किसी ने नहीं दिया कि वो आइन शिकनों को माफ करिए। अफवाज का जनरल परवेज मुशर्रफ से कोई ताल्लुक नहीं बनता, और जो मुशर्रफ साहब के वकला जबरदस्ती अफवाज का नाम लेके तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरीके से कोई हम सिचुएशन क्रिएट करें, वो इसमें कुल्ली तौर पर नाकाम है और नाकाम ही रहेंगे। और अब अदालती फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ बंद गली में फंस चुके हैं या अभी भी उम्मीद बाकी है? इस बारे में कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसला आने के बाद क्या इनके पास बच निकलने का कोई सियासी या कानूनी रास्ता मौजूद है? ये सवाल मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। जस्टिस रिटायर्ड सैदुज्जमा सिद्दीकी कहते हैं कि अब मुशर्रफ को अदालत में पेश होना होगा। मैं तो पहले कह चुका हूँ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। अब अगर वो नहीं आते हैं हाजिर तो फिर कोर्ट अपना वारंट एग्जीक्यूट कराएगी और उनको पकड़वा के बुला लेगी। खत्म हो गया, ऑप्शन उनके पास तो है ही नहीं। ऑप्शन तो यही है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में जो पास किया उनकी अपीयरेंस का। अब अगर वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्टे मिल जाता है तो ठीक है, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर तो हाजिर होना पड़ेगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद के नजदीक भी अब साबिक सदर के पास महदूद ऑप्शन बचे हैं। तो उन्होंने जमानतनामा अगर दाखिल नहीं किया तो फिर वो उनको जो है प्रोड्यूस करने के पाबंद होंगे। दूसरे लफ्जों में फिर वो उनको गिरफ्तार भी किया कर सकते हैं। एक ऑप्शन लीगल और हो सकता है जो कि बहुत ही लिमिटेड किस्म का ऑप्शन है, और वो ये है कि वो हाई कोर्ट में जाएं और वहां जाके डिमॉन्स्ट्रेट करें कि ये जो ऑर्डर है ये विदाउट जुरिस्डिक्शन है या मैनाफाइडी है या ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना फ्लोट कर रहा है कि इलीगल है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी समझते हैं कि अब देखना ये है कि परवेज मुशर्रफ को नोटिस कहां भेजा जाएगा। प्रॉब्लम अभी ये होगा कि वारंट सर्व हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके लॉयर्स की स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि वो कोर्ट में ना पेश हों। चूंकि अगर कोर्ट में एक बार पेश हो जाते हैं तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। दूसरी जानिब तज्जियाकार अदालती फैसले को कानून की हुक्मरानी से ताबीर करते हैं। अदालत का यह फैसला खुशायंद है और उसी जुमरे में आता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने की जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित हो रही हैं, और मुशर्रफ साहब को जो भी उनका माजी है, जो कुछ भी उन्होंने किया है, वो कानून के सामने जवाब दे रहे हैं। अदालत का फैसला आ गया है, वकील जो हैं वो इसको मतलब लड़ेंगे मुख्तलिफ फोरा में। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक दरखास्त जो है चल रही है। अब मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ के वकला को पहले भी इसका अंदाजा होगा कि इसका फैसला किस किस्म का आएगा, क्योंकि एक चीज तो अदालत के अंदर के आर्गुमेंट्स हैं, एक अदालत से बाहर का सियासी प्रोसेस है, नेगोशिएशन का प्रोसेस है, उनको इसका अंदाजा होगा कि वो कहीं जा नहीं पा रहा। आज मेरा ख्याल है जनरल मुशर्रफ साहब की सिर्फ इस केस में डिफीट नहीं हुई है इनकी टीम की, बल्कि एक पॉलिटिकल डिफीट भी है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि एक सियासी आज़म रखने वाला शख्स जो कि पाकिस्तान का सदर रह चुका है वो कमजोर है, वो डरता है। तज्जियाकारों और कानूनी माहिरीन की राय अपनी जगह, अब बॉल परवेज मुशर्रफ के कोर्ट में जा चुकी है। अब देखते हैं कि वो अदालत में पेश होते हैं या फिर कोई राह फरार इख्तियार करते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर चलने वाले गद्दारी केस पर हमने बात की। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं नाज़रीन। लाहौर में निजी स्कूल के उस्ताद ने 5 साल बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया है, जबकि निजी स्कूल के उस्ताद ने बच्ची की टांग और नाक की हड्डी तोड़ दी है। इस वक्त ये मासूम बच्ची भी आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से इस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। इसके टीचर की जानिब से इसके नाक और टांग की हड्डी भी तोड़ दी है। बिल्कुल अली, और खासतौर पे ये भी बताया जा रहा है कि इस बच्ची ने सबक चूंकि याद नहीं किया था, इतनी सी बात पर इस नन्ही सी बच्ची को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेहरे पर नील के निशान, चोटों के निशान, टांग इसकी बताया जा रहा है कि टांग टूट चुकी है बच्ची की, और नाक की हड्डी भी, टांग और नाक की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। बच्ची के हाथों पे भी आपको जख्म दिखाई दे रहे हैं। इस बच्ची के पहले ही बताया जा रहा है कि ये 5 बहन भाई जिनमें से 3 माजूर है, और ऐसे में इस बच्ची के हवाले से आपको बताएं इसकी नाक और टांग की हड्डी जो है वो इस जालिम उस्ताद ने तोड़ दी है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर अफसोसनाक बात तो यह है कि बच्ची के वालिदैन पर सुलह के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। मदीना कॉलोनी चुंगी अमर सदू से ताल्लुक है।
इस बच्ची का जहां का रहायशी है और उसकी बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती थे। इसके सबक ना याद करने पर, ना सुनाने पर इसकी टीचर ने इसका ये हाल कर दिया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सियासी रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो जुल्म किया गया और उस पर हद यह है कि इस जुल्म को छुपाने की कोशिश में इंतजामिया भी मुलव्वस है और इस बच्ची के वालिदैन पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मासूम बच्ची की शक्ल आप देख सकते हैं कि इस बच्ची को सिर्फ सबक न सुनाने पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका चेहरा बिगाड़ दिया। इसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाजे हैं। नाक की हड्डी टूट गई है, टांग पर भी प्लस्तर बना है, टांग की हड्डी भी तोड़ दी। इस जालिम उस्ताद ने एक बहुत ही मुकद्दस पेशे से ताल्लुक, लेकिन इस उस्ताद की शक्ल में एक दरिंदगी का मुजाहरा किया। इस शख्स ने जिसने 5 साल बच्ची पर इस कदर तशद्दुद किया कि उसकी नाक और टांग की हड्डी टूट गई। और अली, इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपना सबक याद नहीं किया था और इस सबक याद ना करने पर इस बच्ची को बुरी तरह से मारा गया। इस कदर मारा गया कि इसकी नाक और टांग की हड्डी तक तोड़ दी। और यहां बात हो जाए अमन मुज़ाकरात की। हुकूमत ने अमन के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी ने काम शुरू कर दिया और सालिस की हैसियत से दोनों फ्रीकैन को सख्त बयान देने से भी मना कर दिया गया है। इस्लामाबाद से सुहेल चौधरी। तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए बनाई गई कमेटी हरकत में आ गई। आज पहला इजलास हुआ। वजीर आजम ने कमेटी अरकान की मुतफ़िक़ा राय से इरफान सदीकी को मुज़ाकराती कमेटी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। ज़राए बताते हैं कि वजीर आजम ने कमेटी को खुला मैंडेट दिया है और वो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। वजीर आजम से मिलने के बाद इरफान सदीकी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालिस की हैसियत से हुकूमत और तालिबान को एक हदायत भी कर दी। कमेटी ने तालिबान से भी एक मुतालबा किया है और हुकूमत से भी एक मुतालबा किया है। मुतालबा ये है कि इस दौरान ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जिनसे मामलात के अंदर तलखी आ सकती हो। इरफान सदीकी ने वक्त जाया किए बगैर मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि तालिबान की शुरा के फैसलों का इंतजार है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी हमारे साथ है। मुझे गवर्नर साहब का खैबर पख्तूनख्वा से मुझे भी टेलीफोन आया। कमेटी के सारे अरकान को उन्होंने टेलीफोन किया कि हम इस प्रोसेस के लिए अपनी खिदमात भी पेश करने को तैयार हैं, अपने दफातर पेश करने को तैयार हैं और हम पूरी तरह इसको कामयाब देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी पर एतमाद का इजहार करते हुए वजीर आजम को मुबारकबाद भी दी। आखिर एक कदम उन्होंने उठा ली है और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा स्टैंड था कि बात होनी चाहिए, एक मौका गिव अ पीस चांस, तो वो मौका आ गया और इंशाअल्लाह ताला मुझे हमें मुकम्मल एतमाद है इस कमेटी पे कि हमें रिजल्ट देगा इंशाअल्लाह। परवेज खटक ने यहाँ तक कहा कि मुज़ाकराती कमेटी पर अगर एतराज़ ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी के 2 अरकान रहीमुल्लाह यूसुफजई और रुस्तम शाह मोहम्मद ने तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान से भी इस्लामाबाद में मुलाकात की, जहां इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात के फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि फ्रीकैन सीज फायर को यकीनी बनाए, मुज़ाकराती अमल से मीडिया और आवाम को भी बाखबर रखा जाए। ये कमेटी किस हद तक मौसर होती है ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन तालिबान को मुज़ाकरात की इस तरह खुलेआम पेशकश पहली बार की जा रही है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर अमेरिका ने कहा है कि हुकूमती रिट कायम करने के लिए पाकिस्तान की हर कार्रवाई की हिमायत की जाएगी। इस्लामाबाद में पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन का कहना था कई लोग बिल की मद में मिलने वाली इमदाद का मुस्तकबिल कांग्रेस पर मुनहसर है। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शकील आफरीदी के मामले पर बात नहीं हुई। सिक्योरिटी इमदाद के प्रोग्राम में पाकिस्तान को $1 अरब सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर कारबंद है। ड्रोन हमलों पर अमेरिकी सदर का बयान वाज़ेह है। पाकिस्तान को अमेरिकी मंडियों तक रसाई देने के मामले पर बात आगे बढ़ रही है। और यहां बात हो जाए पाकिस्तान की एनर्जी लाइफलाइन पर।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी किसी और बात पर इकट्ठे हो ना हो, तवानाई के मामले पर इकट्ठे हो गए। कब और कहां, यही बताएंगे थरपारकर से अब्दुल्ला शेख। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ एक ही तकरीब में इकट्ठे। जी हाँ, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। सिंध के इलाके थरपारकर में थर कोल पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम को मदऊ किया और वो पहुँच भी गए। और तो और दोनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने एक ही मंसूबे की इफ्तिताही रस्सी इकट्ठे खींची, जो देखने को कम ही मिलता है। इस मौके पर जहां मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की इस दावत का शुक्रिया अदा किया, वहीं आसिफ अली जरदारी ने भी इन्हें गर्म जोशी से जी आयानू कहा। सिंधी में कहते हैं मियां साहब सिंध में भली करे आया हो। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना था कि सियासतदानों का किरदार मिसाली होना चाहिए और शायद हम इस डगर पर चल निकले हैं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को खत्म करने में बिलीव करता है, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जो गरीबों की खुशहाली की बात करता है, आज मैं समझता हूँ कि वो ये मंजर देख के बहुत खुश होगा कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। मियां नवाज शरीफ की इसी बात की तायीद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी की। पाकिस्तान अब उस नहज पे पहुंच चुका है कि आज हमने एक साथ मिलके कंधा कंधे से मिला के एक दूसरे की मदद नहीं की, तो कल शायद हम करना भी चाहें तो हम कर ना सकेंगे। वजीर आजम ने थर कोल मंसूबे की तारीफ और फवायद का जिक्र करते हुए कहा कि ये मंसूबा सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मंसूबे को कामयाबी के साथ जो है वो मंजिलों तक पहुँचाए, कामयाबी नसीब करे और ये चले, यहाँ खुशहाली आए, पाकिस्तान में खुशहाली आए। थर कोल प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मंसूबा 660 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो पूरे मुल्क की तवानाई की जरूरत पूरी करने में मददगार साबित होगा। हुकूमत और अपोजिशन का तवानाई मंसूबे के लिए ही सही, इस तरह इकट्ठा होना सियासी एतमाद की फिजा पैदा करता है। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज, थरपारकर। वज़ीर आज़म और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हाथों थरकोल ब्लॉक 2 मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। ये मंसूबा है क्या, जानते हैं सैयद अली हैदर से। नाज़रीन, बाफिर बिजली पैदा करने का एक बड़ा जरिया कोयला भी है, लेकिन पाकिस्तान में इस सहूलत से फायदा नहीं उठाया गया। आपको बताएं कि दुनिया भर में 41% बिजली कोयले से पैदा होती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कोयले के जितने जखायर हैं, इतने सऊदी अरब में तेल के जखायर भी नहीं हैं। अगर पाकिस्तान अपने 185 अरब टन कोयले को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करे तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 6 अरब डॉलर मालियत के तेल की बचत होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इतना कोयला मौजूद है कि इससे 50,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। नाज़रीन, थर में कोयले के 175 बिलियन टन ज़खायर मौजूद है, जो 9,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। थरकोल मंसूबे के तहत ब्लॉक 2 में 55 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कोयले की माइनिंग शुरू होनी है। पहले मरहले में कोयले की कान से 6.5 मिलियन टन सालाना कोयला पैदा होगा। मंसूबे पर 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। मंसूबे की कुल लागत का अंदाजा 1.3 बिलियन डॉलर लगाया गया है। ये मंसूबा शुरू होने के बाद 3.5 साल में मुकम्मल होगा। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक थर पाकिस्तान की एनर्जी लाइफलाइन और पाकिस्तान का एनर्जी फ्यूचर है। थर के कोयले से 40 से 50,000 मेगावाट बिजली सैकड़ों बरसों तक पैदा की जा सकती है और ये बिजली दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने काद अल्ताफ हुसैन से ज़ारे यकजहती के लिए इतवार को अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। फारूक सत्तार को भी फौरी लंदन बुला लिया गया है। मजीद जानेंगे कराची से नईम खानजादा। The British police are trying to work out possible connections, and a Pakistani politician is complaining of British police harassment.
MQM और अल्ताफ हुसैन के बारे में बरतानवी नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म से पार्टी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अल्ताफ हुसैन की जान को खतरे के ऐलान के बाद पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में 9-0 पहुंच गए और अपने कायद से इजहार यकजहती किया। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अगर बरतानिया के नशरियाती इदारे ने लंदन में अपनी अदालत लगाई है तो हम पाकिस्तान में अवामी अदालत लगाएंगे। अगर हम यहाँ राब्ता कमेटी के अरकान और ये जो इजहार यकजहती का ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म तो चलना बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है। अल्ताफ भाई के खिलाफ भी इक़दाम नहीं है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ भी इक़दाम है। पार्टी रहनुमा कहते हैं कि इतवार को कराची की सड़कों पर अवामी शो होगा, सबको पता चल जाएगा शहर कायद किसका है। कराची की आवाम बताएगी ये शहर किसका है और जताएंगे किसके बगैर शहर नहीं चल सकता है। इंशाअल्लाह एक कली, एक फूल, एक शाख, एक पत्थर नहीं चलेगा, कुछ नहीं टूटेगा, कुछ लोगों के दिल टूटेंगे। ये एहतजाज पहले हफ्ते को रखा गया था, मगर अवामी मुश्किलात के पेश नजर अब ये इतवार को एम ए जिन्ना रोड पर किया जाएगा। जराये के मुताबिक एहतजाज के हवाले से राब्ता कमेटी लंदन और पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास भी हुआ। जराये कहते हैं कि अवामी शो से अगर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने खिताब किया तो अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और आपको इस वक्त कराची से अहम खबर देते चले। रेंजर्स की मोहम्मद खान कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन में टारगेटेड कार्रवाई, और इस कार्रवाई के दौरान रेंजर्स और मुल्जिमान के फायरिंग के तबादले, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। जबकि तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कार्रवाई कालअदम तंजीम के अरकान की मौजूदगी की इत्तला पर की गई है। ये कार्रवाई हुई है रेंजर्स की मोहम्मद खान कॉलोनी में नाज़रीन, इत्तेहाद टाउन का इलाका। इस टारगेटेड कार्रवाई में हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे सवाल से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद, ये बताइए कि ये कार्रवाई कब शुरू हुई है, पुलिस को इसमें क्या कामयाबी हासिल हुई अब तक? जी हाँ, रेंजर्स की जानिब से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था चंद कालअदम तंजीमों के अरकान की मौजूदगी की इत्तला के ऊपर। ये इलाका जो है वो इससे पहले भी कई मरतबा कालअदम जमातों की सरगर्मियों का मरकज रहा है, खुसूसन इत्तेहाद टाउन और मोहम्मद खान कॉलोनी। तो आज जब रेंजर्स की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया तो इस दौरान रेंजर्स हुकाम का ये दावा है कि मुज़ाहमत की गई, इन मुल्ज़िमान की जानिब से रेंजर्स पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्ज़िमान मारे गए हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। तो नदीम, ये भी बताइएगा कि मुकाबला अभी भी जारी है क्या? जी, अब मुकाबला खत्म हो चुका है। इन दोनों हलाकशुदा मुल्ज़िमान की लाशें जो है वो एम्बुलेंसेज के जरिए सिविल अस्पताल। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध फेस्टिवल का इफ्तिताह कल हो रहा है। सूबे में रंगारंग सकाफती मेला सजने से सिंध की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस सिलसिले में शहजाद तबानी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आप भी देख लें। सिंध की सकाफत को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए सिंध फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रंगारंग मेले की इफ्तिताई तकरीब सिंध की कदीमी तहजीब मुंजो दड़ों में सजाई जाएगी। सिंध फेस्टिवल में बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके गैर मुल्की दोस्त, दोनों बहनें आसफा और बख्तावर के अलावा 4 सूबों से मौजूदीन शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबे में मुल्क भर से मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए तो सिंध वालों की खुशी दीदनी है। ये जो सिंध फेस्टिवल हो रहा है वो हमारे कल्चर को उजागर करेगा और कौमी विरसे की हिफाजत करेगा। ये सिंध की सकाफत है, ये सिंध के लिए खुशखबरी की बात है। सिंध फेस्टिवल के लिए मुंजो दड़ों को खूबसूरती से सजाया गया है। इफ्तिताई तकरीब से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि सिंधी अपनी सकाफत की हिफाजत करना जानते हैं। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। फेस्टिवल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 15 फरवरी तक जारी रहेगा। शहजाद तबानी, एक्सप्रेस न्यूज, मुंजो दाड़ो, लाड़काना। सिंध की इसी सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए 1 फरवरी से सिंध फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। ये फेस्टिवल मोहनजोदड़ो में होगा। इस तारीखी मकाम की सैर करवा रही हैं नीलम असलम।
मोहनजोदड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज है। मोहनजोदड़ो 2600 कबल मसीह में आबाद हुआ और 1500 कबल मसीह तक यहाँ आबादी रही, जिसके बाद नामालूम वजूहात की बिना पर यह तहजीब खत्म हो गई। मोहनजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। माहिरीन आसार कदीमा के ख्याल के मुताबिक यह तहजीब दुनिया की इब्तदाई तहजीबों में से एक है जो दरिया सिंध के किनारे फली फूली। ये शहर एक तरतीब से बसाया गया था। अपने जमाने में इस शहर की खूबसूरती की मिसाल मिलना मुश्किल थी। शहर की ज्यादातर इमारतें 2 मंजिला थी जिन्हें एक ही साइज की ईंटों से बनाया गया था। इस शहर की अगर गलियों की हम बात करें तो इस शहर की गलियां खुली और सीधी थी और पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम था। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 35,000 के करीब लोग रहते थे। इस तहजीब की बाक़ियात को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ के लोग माशरती तहजीब से वाकिफ थे। शहर में एक बहुत बड़ा मुश्तरका नहाने का तालाब भी था। इस जगह लोग तैराकी के मजे लूटते थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और बसाया गया, जिसकी बड़ी वजह दरिया सिंध का सैलाब था। वक्त आगे बढ़ता रहा और ये शहर वक्त की धूल में दबता ही चला गया। ये तो था इसके माजी का एक वक्त। आजकल की बात करें तो सयाहों की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी, सरकार की बेहिसी और वक्त की तेज रफ्तारी ने तो इसका हुलिया ही बदल दिया है। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा करार दिए जाने वाले पाकिस्तान के इस तारीखी विरसे की अहमियत उजागर करने के लिए यहाँ सिंध फेस्टिवल 2014 मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल में सिंध की सकाफत के मुख्तलिफ रंग बिखेरे जाएंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा हो और खाने के साथ इंसाफ ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा खत्म होते ही कारकुन खाने पर टूट पड़े। धक्कमपेल से खाना जाया हो गया। भावलपुर बाईपास के करीब डेरा मोहम्मदी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे का एहतमाम यूनियन चेयरमैनशिप के उम्मीदवार राना जमील ने किया था। जलसा खत्म होते ही शुरका ने खाने के टेंट पर धावा बोल दिया। हंगामे की वजह से कई मेजें गिर गई और उन पर रखा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया। धक्कमपेल के बायस बेशतर कारकुन भूखे ही रह गए और ज्यादा खाना जाया हुआ। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे इतनी बर्फ, बाप रे बाप। चले जहाँ चले नैनो चले, धुआं चले धुआं चले। टेम्पल वाली प्रीति की सालगिरह। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स सेंटर में खुशामदीद। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कहना है कि बांग्लादेश रात हमारे साथ था, सुबह बिग 3 से मिल गया। कोई जाता है तो जाए, हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है। भारत ने बहुत सी पेशकशें की लेकिन हमने गारंटी मांगी है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। ज़का अशरफ दुबई से वापस आए तो उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया के हजूम में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहले तो दावा किया कि वो बिग 3 के मंसूबे के खिलाफ डट गए हैं, लेकिन दूसरी सांस में बैकफुट पर भी चले गए। यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि वो जो जल्दी में जिस तरह वो हो रहा था उसको रोका जाए। आई थिंक जो पहला काम था हमारा उसको रोकना, वो उसमें कामयाब हो गए। ज़का अशरफ ने कहा कि इन्हें यकीन दिलाया गया है कि पीसीबी को जितना हिस्सा पहले मिलता था इससे कम नहीं होगा। पीसीबी चेयरमैन ने इस मौका पर बांग्लादेश को खरी खरी सुनाई। बांग्लादेश चला गया है, उन्होंने अपना फायदा देखा होगा, लेकिन देखना ये चाहिए कि शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है। ज़का अशरफ ने बताया कि भारत ने सीरीज के अलावा कई ऑफर्स के लॉलीपॉप दिए हैं। 7 इयर्स हो गए हैं उन्होंने हमारी होम सीरीज नहीं खेली, और अगर ये जो है उसको अच्छी बात है, हम भारत का वेलकम करते हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी हमने सिर्फ ये कहा था कि हमें उस चीज़ की गारंटी चाहिए कि जो आप ये बात कह रहे हैं ये इस तरह हो सकेगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना था पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 खेलने बांग्लादेश जाएगा क्योंकि ये आईसीसी के इवेंट हैं। उन्होंने बताया कि आईसीसी ने सजा याफ्ता मोहम्मद आमिर के लिए कानूनी रास्ता निकाला है जिस पर सोचकर जवाब देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से अपील वापस लेने का भी खैर मकदम किया। मोहम्मद यूसुफ अंजम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच डेव वॉटमोर वतन वापस रवाना हो गए। कहते हैं पीसीबी बिग 3 का साथ दे, उसे फायदा होगा। खुशगवार यादें लेकर जा रहा हूं। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में डेव वॉटमोर ने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। परेशानी सिर्फ उस वक्त होती थी जब टीम हारती थी। पाकिस्तान ने मीडिया की बदौलत क्रिकेट को बहुत फरोग मिला है, लेकिन खिलाड़ियों पर भी मीडिया का बहुत प्रेशर रहता है। डेव वॉटमोर ने कहा कि पाकिस्तान बिग 3 के हक में फैसला लेगा तो ये उसके हक में बेहतर होगा। उधर भारत जनूबी अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड से भी वनडे सीरीज हार गया। कीवीज ने आखिरी वनडे में धोनी 11 को 87 रन से शिकस्त दी थी। आईसीसी के तख्त पर जमकर बैठे रहने के ख्वाब देखने वाला भारत एक और सीरीज में व्हाइट वॉश का शिकार हो गया। घर के शेर जनूबी अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड के सामने भी बकरी बने नजर आए। विलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे का टॉस भारतीय कप्तान MS धोनी ने जीता और न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। बस फिर क्या था, रॉस टेलर और केन विलियमसन ने भारतीय बॉलिंग को तबाह कर दिया। रॉस टेलर ने करियर की 10वीं और भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी सेंचुरी मुकम्मल की। विलियमसन ने सीरीज में लगातार 5वीं 50 बनाई। टेलर 102 और विलियमसन 88 रन बनाकर आउट हुए। कीवीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बनाए। भारत के वरुण ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम मुश्किलात में घिर गई। शर्मा 4, शेखर धवन 9, रहाणे 2, अश्विन 7, जडेजा 5, भुवनेश्वर कुमार 20 रन बना पाए। विराट कोहली ने कुछ मज़ाहमत की और 82 रन बनाने में कामयाब हुए। जबकि भारतीय कप्तान धोनी 47 रन पर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 4, विलियमसन और केल मिल्स ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। रॉस टेलर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अब आलमी खेलों के हालात और वाकयात जानने के लिए रुख करते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप का। रूसी टेनिस स्टार मारिया शरापोवा पेरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी। दूसरे राउंड में मारिया ने स्लोवाकिया की डेनेली को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी, जबकि इटली की सारा ईरानी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। स्पेन फार्मूला 1 रेस मुकाबलों से पहले तमाम टीमें टेस्ट सेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। टेस्ट सेशन में पहले रोज से बढ़तरी दिखाने वाले केवन तीसरे रोज भी सबसे आगे रहे। टीम विलियम्स के फिलिप मासा दूसरे और लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर हैं। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर कोमे से बाहर आ गए। फ्रांसीसी अखबारात के मुताबिक शूमाकर ने आंखों के इशारे से डॉक्टरों की बात का जवाब दिया। वो शदीद जख्मी होने के बाद गुज़िश्ता कई हफ्तों से कोमे में थे। 3 फरवरी को न्यू जर्सी में होने वाले सुपर बोल मुकाबले के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयी। इस साल इश्तहारी कंपनियों के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स की मशहूरी का मुआवजा $4 मिलियन रखा गया। ये इश्तिहारात मैच के दौरान चलाए जाएंगे। खेल के मैदान में क्या हो रहा है ये आपने जाना ली हैदर से। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में गुरुमंदिर पर उलमाए कराम की टारगेट किलिंग के खिलाफ जमात अहले सुन्नत वल जमात का धरना जारी है। इसी पर हम बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव से। जी वकील राव, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबात है इनके? जिसके अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ईरानी को थाने के बाहर याददाश्त जमा करवाने के लिए उन्होंने ऐलान किया था। आज सिद्दीक अकबर मस्जिद से इनकी रैली जो है
ईरानी कौंसल खाने की जानिब क्लिफ्टन के अंदर वाक़ हो जाना चाहते थे, तो हम इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इन्हें गुरु मंदिर के मकाम पर रोका गया, रुकावटें खड़ी कर दी थी। गुज़िश्ता 5 घंटे से इनका यहाँ एहतजाज जारी है। इन्हें ईरानी कौंसल खाने जाने की इजाजत न मिली तो गुज़िश्ता 5 घंटे से इनका एहतजाजी धरना गुरु मंदिर के मकाम पर अहमद रोड पर जारी है, जिससे एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी हुआ, लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इस वक्त शाहिद हयात, कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी और अहले सुन्नत वल जमात के जो रहनुमा हैं डॉक्टर फयाज और अल्लाह वसाया सिद्दीकी, उनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कभी इम्कान है कि कुछ ही देर के बाद जो अहले सुन्नत वल जमात का गुरु मंदिर पर धरना जारी है। इस हवाले से वकील आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। कराची, जिससे बदअमनी के बादल न छट सके, फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में डिप्टी डायरेक्टर लैंड समेत 6 अफराद कत्ल और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। तफसीलात नदीम अहमद से। रोशनियों के शहर में अमन ऐसा रूठा है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। टारगेट किलर जुम्मे को भी बेगुनाहों का खून बहाते रहे। पहला हमला सोराब गोट के करीब पुलिस मोबाइल पर किया गया। पुलिस एहलकार तो बच गए, मगर पिक एंड ड्रॉप का काम करने वाली हाईरूफ हमले की जद में आ गई, जिससे 2 अफराद अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद हुसैन जख्मी हो गए। हमलावर तो भाग गए, मगर बौखलाहट का शिकार पुलिस ने जख्मियों को ही मुल्जिम ठहरा दिया। गाड़ी के अंदर से ब्लास्ट हुआ, प्रोबेबली वो ऐसा था कि गाड़ी या मोबाइल के ऊपर वो कुछ फेंकना चाहते थे। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके लावाहिकीन ने शोर शराबा कर दिया। पुलिस ये कह रही है कि पता नहीं, लोगों को तो ये कह रही है कि इन्होंने कुछ किया, शायद नहीं, वो ड्राइवर है, रोज का आना जाना हमारा। अस्पताल में एहतजाज हुआ तो पुलिस की अकल ठिकाने पर आई कि ये हमला आवर नहीं बल्कि खुद मुतासिरीन हैं। दूसरी तरफ पुरानी सब्जी मंडी के करीब अब्दुल गफ्फार, कराची गबोल टाउन में मौला बख्श और मोजको में फैसल बलोच को कत्ल कर दिया गया। सोराब गोट नदी के करीब और जाम सादिक पुल के नीचे से पुलिस को 2 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में तजावजात हटाने वाली बल्दिया उज़्मा कराची की टीम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे डिप्टी डायरेक्टर लैंड मोहम्मद इसाक जांबाक हो गए। इधर साइड मेट्रोवेल में मोटरसाइकिल सवारों ने ANP के मकामी रहनुमा नूर मोहम्मद की कार पर दस्ती बम से हमला कर दिया, ताहम वो महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक नूर मोहम्मद को गुज़िश्ता साल से धमकियां दी जा रही थीं। सिटी कोर्ट के मालखाने में सामान रखते हुए सब इंस्पेक्टर के हाथ में पिन निकल जाने के बायस दस्ती बम फट गया, जिससे वो जख्मी हो गया। लियारी में दस्ती बम हमलों के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि जख्मियों में 1 पुलिस एहलकार एजाज भी शामिल है। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और इस वक्त आपको लाहौर में हसास इदारों की कार्रवाई के हवाले से बताएं, जहां हॉल रोड से 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान रिमोट कंट्रोल डिवाइस शहर से बाहर भी सप्लाई करते थे। गुज़िश्ता रोज रिमोट कंट्रोल धमाकों में इन्हीं अफराद के मुलव्विस होने का इम्कान भी बताया जाता है। एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। के बाद हाजिर और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से न्यूज मिनट के साथ मैं हूं सारा जमान। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उनकी यूक्रेन की हिस्से खिलाफ की अरकान की मुलाकात भी मुतवक्को है। दूसरे दौरे बाद सोर्स से लापता एक अहम हुकूमत मुखालिफ यूक्रेनी कारकुन ने दावा किया है कि उसे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यूक्रेन में नवंबर से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। शाम क़याम अमन के लिए जिनीवा में 7 रोज से जारी मुज़ाकरात बगैर किसी अहम पेशरफ्त के आज खत्म हो गए। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नामजद किए गए सालिस लख्तर इब्राहिमी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मुज़ाकरात का अगला दौर निस्बतन सूदमंद साबित होगा। गाड़ियों को टेस्ट करने वाले एक बरतानवी इदारे के मुताबिक भारत में तैयार की जाने वाली 5 मकबूल और सस्ती गाड़ियां हादसात की सूरत में मुसाफिरों के लिए महफूज नहीं। टेस्ट में फेल होने वालों में टाटा नैनो और सुजुकी मारुति ऑल्टो समेत फोर्ड, hyundai और फोक्सवैगन के मॉडल शामिल हैं। और चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक आज से शुरू हो रहा है घोड़े का साल। इस मौके पर मुल्क के अंदर और बाहर रहने वाले चीनी खसूसी तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये था VOA न्यूज मिनट, खबरों की तफसीलात urdu.voa.com पर। और अब आपको मोहनजोदाड़ो से बताते हैं, जहां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है। सिंध की सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मोहनजोदाड़ो में मुनक्किद सिंध फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से सिंध की सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने और कदीमी तारीखी मकामात को बचाने के लिए सिंध फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, जो सिंध के मुख्तलिफ अजला में 14 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब कल हफ्ते की शाम को
मोहनजोदड़ो में होगी। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मोहनजोदड़ो के DS वेस्टर्न एरिया को लाइट्स के जरिए इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ इख्तिताम को पहुंचा। एक्सप्रेस न्यूज की नशरियात इंटरनेट पर लाइव देखने के लिए टाइप कीजिए live.express.pk। हमारे साथ रहिए।